धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। जब से बंगाल चुनाव के नतीजे आए हैं, अगर आप पूरी स्थिति पर जो राजनीतिक तौर पर उभर रही है अगर गौर करेंगे तो आप एक बात सीधे तौर पर कह सकते हैं कि हर मामले को, हर एंगल को हिंदू मुस्लिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। और इससे साफ हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव शाम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश का ही रास्ता रुक गया तो दिल्ली का जो रास्ता उत्तर प्रदेश से होके 2024 में जाता है, यह हमेशा से जाता है। तभी तो नरेंद्र मोदी ने गुजरात छोड़कर उत्तर प्रदेश के बनारस से आके चुनाव लड़ा है। वो रास्ता कहीं अवरुद्ध ना हो जाए, रुक ना जाए, इसलिए 2022 को ही सब कुछ मान के तमाम चीजें की जा रही हैं। एक तरफ धर्म परिवर्तन की बात चल रही है, एक तरफ आतंकवाद की एंट्री हो चुकी है, एक तरफ एक बच्चे पैदा करने की बात हो रही है। मतलब तमाम तरीके से चीजें घट रही हैं। लेकिन इसी बीच एक घटनाक्रम और हो गया। विनय सहस्त्रबुद्धे जो राज्यसभा के सांसद हैं, आरएसएस से आए हैं, भाजपा के, और जो समिति बनी हुई है शिक्षा विभाग की संसद भवन के अंदर, उसके वो अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि अब हम नया इतिहास पढ़ाएंगे लोगों को, और वो इतिहास त्रुटिपूर्ण इतिहास होगा, त्रुटिपूर्ण नहीं होगा। मतलब जो उसमें भ्रामक चीज़ें हैं वो निकाल दी जाएंगी। तो मेरे जहन में ये खबर जब मैंने पढ़ी अखबार में तो ये सवाल पैदा हुआ कि भ्रामक चीज़ें क्या हैं इतिहास के अंदर। तो मैं तो इतिहास का कोई इतना बड़ा विद्यार्थी रहा नहीं हूँ, आप लोग जानते हैं, और वैसे भी जनरल रिपोर्टिंग करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ों में दिमाग उलझा रहता है, एक्सपर्ट तो किसी चीज़ में हो नहीं सकते। तो मुझे लगा प्रोफेसर रामपुनियानी जी से बात की जानी चाहिए, तो उन्होंने वक्त दे दिया। मैंने उन्हीं से पूछना ज़्यादा बेहतर समझा कि भ्रामक चीज़ें आरएसएस के, बीजेपी के लोगों के हिसाब से क्या हैं जिनको काट छांट कर अब एक नया इतिहास लिखा जाएगा। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। आपने वो खबर पढ़ी होगी, विनय सहस्त्रबुद्धे जो कह रहे हैं कि वो भ्रामक इतिहास जो था काट छांट के नया इतिहास लिखा जाएगा, यानी कि शिक्षा नीति जो नई आई है उसके बाद जो नया पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाया जाएगा वो अब जो है भ्रामक इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। तो अभी आपने जो सवाल पूछा, सहस्त्रबुद्धे जी ने जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के माध्यम से यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिए हैं कि इतिहास का एक उन्होंने पैटर्न बना के दिया है, आउटलाइन बना के दिया है कि आपको जो पढ़ाना है, इसी के तरफ पढ़ाना है, उसमें 15-20% आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये पहली बार हो रहा है कि यूजीसी इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन दे रही है। अब उसका कारण जो मैं सोचता हूँ तो वो ये है कि आरएसएस बीजेपी का जो एजेंडा है वो हिंदू राष्ट्रवाद का है, और हिंदू राष्ट्रवाद के एजेंडे को मैच करने के लिए वो इतिहास को बदलना चाहते हैं। अभी क्या हुआ, आजादी के बाद जो यहाँ इतिहास चल रहा था वो अंग्रेजों के द्वारा इंट्रोड्यूस था, जो अंग्रेजों को सर्वश्रेष्ठ बताता था, और यहाँ हिंदू मुसलमान में फूट डालने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति के चलते हुए सांप्रदायिक इतिहास का तरीका था। अब धीरे धीरे बाद में इंदिरा गांधी के समय बाद में ये इतिहास को बदल के राष्ट्रवादी इतिहास, नेशनलिस्ट हिस्ट्री कर दी गई, जो ज्यादा तार्किक है। और उसमें फिर महात्मा गांधी की जो हिंद स्वराज की कल्पना थी, फिर पंडित नेहरू की जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गंगा जमनी तहजीब, और जो इन दोनों ने इतिहास को देखा कि भारत का इतिहास हिंदू मुसलमान के मेलजोल का इतिहास है और ये सर्व धर्मों के मेलजोल से चलता है, वो एक दृष्टिकोण इतिहास में डाला गया। अब ये 7 साल से सत्ता में है तो इनको पूरी अभी आजादी है कि वो उसको किसी प्रकार से भी बदलना चाहे, और इनका 2 प्रकार का उद्देश्य है। एक तो हिंदू की कल्पना, हिंदू राष्ट्र की कल्पना का बदला हुआ स्वरूप इतिहास पे थोपना जी, और दूसरा मुसलमानों को इतिहास के दायरे से बाहर रखना। ये 2 दृष्टिकोण हैं। अब ये 2 दृष्टिकोण उनके एजेंडे से कैसे मैच करते हैं? एक तो अनादिकाल के जो पुराने हमारे मूल्य थे, वर्ण और जाति व्यवस्था के, स्त्रियों को दुय्यम रखने के, वो प्राचीन काल की गौरवमयी परंपरा में वो आ जाते हैं। और मध्ययुगीन काल में जो मुसलमान राजा, हिंदू राजाओं का मेलजोल था, केवल मुस्लिम राज नहीं था, वो गलत है जी, हिंदू मुसलमान राजाओं के मेलजोल से जो चीज हुई। और इसी दौरान आप अगर देखिए तो 2 महान परंपराएं भारत में विकसित हुई, एक थी भक्ति परंपरा और सूफी परंपरा। तो ये दोनों परंपराओं को अगर हम मध्ययुगीन काल को साइड ट्रैक कर, ये दोनों परंपराएं भी इनके लिए बहुत सिर दर्द है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी के लिए जो मुख्य दृष्टिकोण है वो एक प्रकार से सवर्ण को ख्याल रखने वाला है,
और भक्ति और सूफी परंपरा ये आम लोगों को वाली है। तो अगर आप पूरा इनका जो मैंने सिलेबस का स्टडी किया शुरू से लेकर आखिरी तक, तो पहला वो क्या करना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि भारतवर्ष की कल्पना ये अनादिकाल से है। अब यहाँ तो मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी कल्पना अनादिकाल से नहीं होती, समय बदलता रहता है, राष्ट्र, लोगों, सामाजिक संगठन बदलता रहता है। जैसे पहले यहाँ आप देखिए, मनुष्य शिकारी पशुपालक था, उस समय तो इस प्रकार का राष्ट्रवाद नहीं था। फिर जैसे आर्य लोग भी, तो आर्य लोग भी पशुपालक थे, इस प्रकार का राष्ट्रवाद नहीं था। तो पहली बात ये करना चाहते हैं कि भाई ये भारतवर्ष की कल्पना अनादिकाल से है। तो ये उसमें क्या हो जाएगा, अनादिकाल से यानी हम यहाँ आए हुए पहले लोग हैं, हमारा अधिकार ज्यादा है, तो वो एक करना चाहते हैं। दूसरा, जैसे हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, आपकी बात को मैं आता हूँ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जब बात करते हैं तो उसमें आ जाता है, एक विवाद आ जाता है, ये कि आर्यों की पूर्व की सभ्यता थी जिसमें द्रविड़ और दूसरे लोगों का योग है, तो उसको बदल कर ये संस्कृत सरस्वती संस्कृति उसको करना चाहते हैं। तो इसमें भी ये बताना चाहते हैं कि आर्य लोग जिनका अपने आप को ये वंशज मानते हैं, वो भी यहाँ अनादिकाल से है और सब पूरी चीजों पर एक अधिकार होना चाहिए। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अभी तक की आपके द्वारा दी गई जानकारियों से मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ, क्योंकि आपने कहा कि कुछ इतिहास अंग्रेजों ने लिखा, कुछ इतिहास आज़ादी के बाद लिखा गया, और कुछ इतिहास हड़प्पा से ताल्लुक़ रखता है, कुछ इतिहास मोहनजोदड़ो की सभ्यता से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन आपने तो तमाम चीज़ों पर अध्ययन किया है, कहाँ गलत और कहाँ सही था ये आप कुछ बता पाएंगे? और ये लोग जो सुधार करने की बात कर रहे हैं, हालांकि आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि किस तरीके का सुधार करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र वाला अपना एजेंडा थोपना चाहते हैं, तमाम चीज़ों में 5000 साल पुराना कोई इतिहास अपना बताना चाहते हैं जो इनकी कल्पनाओं में है। लेकिन आपने कहाँ कमी और कहाँ खूबी पाई है उसके अंदर? जैसे अंग्रेज़ों वाले में क्या कमी थी, आज़ादी के बाद जो लिखा गया उसमें क्या कमी थी, और जिसमें सुधार करने की बात करते हैं वो आखिर सुधार की ज़रूरत है भी या नहीं? नहीं, देखिए, जो अंग्रेजों का इतिहास था उसमें तो वहीं से उन्होंने जड़ डाली, उसको ये पार्टली वापस लाना चाहते थे, थोड़े अंश में। जैसे अंग्रेजों ने यहाँ के इतिहास को हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड में बांटा, ये उसको थोड़ा-सा वापस लाना चाहते हैं और हिंदू पीरियड को ज़्यादा व्यापक बना के ये अनादिकाल तक ले जाना चाहते हैं। भारतवर्ष की कल्पना को बहुत हज़ारों साल पहले से जोड़ना चाहते हैं और ये इसी का जेम्स मिल की ये जो कल्पना थी कि इतिहास को 3 भाग में बाँटना, उसको लेकर ये आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो मुस्लिम पीरियड जिसको जेम्स मिल ने कहा, उसको ये कम करना चाहते हैं। मुस्लिम पीरियड में वैसे तो मैं भी नहीं मानता कि कोई मुस्लिम पीरियड था। मैं भी मानता हूँ कि उस समय हिंदू मुसलमान राजा, जैसे महात्मा गांधी लिखते हैं, हिंदू मुसलमान राजा मिलकर राज भी करते थे। मुसलमानों के इसमें हिंदू प्रजा थी, हिंदू के इसमें मुसलमान प्रजा थी, वगैरह-वगैरह। तो मैं उस बात को ज़्यादा मानता हूँ और दूसरा ये मैं मानता हूँ कि जिस पीरियड को ये अभी कम करना चाहते हैं, मध्ययुगीन भारत कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसी दौरान यहाँ जो हमारी संस्कृति, साहित्य, कला, इसका बहुत विकास हुआ और सबसे बड़ी बात तो उसी दौरान यहाँ 2 महान धार्मिक परंपराएं विकसित हुई, एक तरफ भक्ति धर्म की, दूसरी तरफ सूफी धर्म की। तो अगर उस पीरियड को कम कर दिया तो ये सब चीजें जो आम लोगों को एक ईमानदारी का, सच्चाई का, नैतिकता का रास्ता बताती थी, वो रास्ते कम हो जाएंगे और ज्यादा फिर यही हो जाएगा कि हिंदू राजा था, महान था, मुसलमान राजा तो ऐसा बाय द वे थे या आक्रामक थे। तो उस प्रकार की चीजें जो अभी तक ये जिसका प्रचार करते आए हैं, उस चीजों को ये ज्यादा मजबूत कर देंगे, ऐसा मेरा डर है। एक सवाल यहाँ पे अब ये पैदा होता है, क्या जो सत्ता में आता रहेगा वो अपने अपने नए हिसाब से इतिहास लिखता रहेगा? कांग्रेस आई, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी सब अपना एक अलग इतिहास लिख रहे थे, या सत्ता में बैठे हैं पावर के साथ ये अपना एक इतिहास लिख रहे हैं। कल को मान लीजिए फिर कोई सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो फिर वो कहेगा मैं तो दूसरे तरीके से इतिहास लिखूंगा। इस पर विराम कैसे लगेगा सर? देखिए, विराम तो लगेगा कि मुख्य रूप से हमें ये समझना चाहिए कि इतिहास तो 2 प्रकार के ही हैं। एक इतिहास है जिसको हम राष्ट्रवादी इतिहास कह सकते हैं, जो आज़ादी के आंदोलन से निकला और जिसका प्रतिनिधित्व ज़्यादातर सभी पार्टियों में है, ठीक है? तो ये एक इतिहास जो अभी तक इस तरफ इतिहासकार जाने की कोशिश कर रहे थे, इस तरफ इतिहास की किताबें जानने की कोशिश कर रही थी। अब क्योंकि हिंदू राष्ट्रवाद अभी मजबूत हुआ है, मुरली मनोहर जोशी के से उन्होंने इतिहास को एक भगवाकरण करने की प्रक्रिया की शुरुआत की और वही चीज़
हम इस बात में देख रहे हैं। एक तीसरा भी इतिहास है जो तो जिसका स्वागत हम सब करेंगे, वो है सबाल्टर्न हिस्ट्री। सबाल्टर्न हिस्ट्री यानी इसमें हम राजाओं पे फोकस नहीं करते, फोकस करते हैं दलित कैसे जीते थे, गरीब कैसे जीते थे, किसान कैसे जीता था, औरतें कैसे जीती थी। तो सबाल्टर्न हिस्ट्री का तो सबको स्वागत है, उसमें तो कोई, पर मुख्य रूप से जो संघर्ष है, क्योंकि यहाँ सत्ता पलट होता रहता है, कांग्रेस तो अभी कभी-कभी सत्ता में आती है, और दूसरी तरफ बीजेपी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। तो ये 2 प्रकार के इतिहास का संघर्ष तो है, और ये मैं आपको बता दूँ कि ये केवल इतिहास का संघर्ष नहीं है, ये हमारे राजनीतिक जीवन के संघर्ष का प्रतिबिंब है। क्योंकि राजनीतिक जीवन में हमारा भारतीय राष्ट्रवाद कमज़ोर किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्रवाद मजबूत किया जा रहा है, तो उसके प्रतिबिंब के रूप में विनय सहस्त्रबुद्धे जैसे लोग अपनी पूरी विचारधारा को समाज पे थोपना चाहते हैं। क्या इसको कानूनी रूप से देश के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती दी जा सकती है, जो चीज ये थोपने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो आपका बहुत कठिन सवाल है कि देखिए, चुनौती तो आप तब दे सकते हैं कि जब ये कानूनी मसला हो। अब इसमें कई इतिहासकार, जैसे अभी भी बहुत सारे इतिहासकार हैं, जो अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी बातों में बताते हैं कि नए प्रकार के इतिहास में किस प्रकार की खामियाँ होंगी। अब इसका विरोध तो एक ही प्रकार से हो सकता है कि ये जो हमारे शिक्षकों के संघ हैं और जो शिक्षा बचाओ अभियान समितियाँ हैं, वो अगर इस पे कुछ काम करके एक आंदोलन खड़ा करें। अब ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आजकल आंदोलन का क्या हाल है। किसानों का आंदोलन 7 महीने से रखड़ रहा है। तो इसके बारे में भी एक सामाजिक आंदोलन होने की ज़रूरत है, जो केवल इतिहास से संबंधित नहीं है, ये हमारे पूरे राष्ट्रवाद से संबंधित है। तो कोई अंतर्राष्ट्रीय तो इसमें कोई कुछ करने वाला नहीं है। मैंने बताया ब्रीफली कि पाकिस्तान ने पूरे इतिहास की किताबों को बदल के मुस्लिम राष्ट्रवादी इतिहास कर दिया। अब उसको कौन चुनौती दे? कोई यूनाइटेड नेशंस इस बारे में तो देखेगा नहीं। यूनाइटेड नेशंस ने एक्चुअली इस बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है, जो सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने बात की है कि दुनिया में जो भी विकास हुआ है, वो सभी धर्मों का, सभ्यताओं का, संस्कृतियों के मेल-जोल का हुआ है। पर वो तो ना, देश इस बात को देखने वाला नहीं है। तो ये तो वही लोग देख सकते हैं जो भारतीय राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं या सबाल्टर्न हिस्ट्री में विश्वास रखते हैं, उसमें ये ऑटोमेटिक आएगा। तो इसको कानूनी तौर से चुनौती दी जा सके, ऐसा मुझे संभव नहीं लगता। इसके पीछे तो एक राजनीतिक, ऐसा आपको संभव नहीं लगता, और धीरे-धीरे तमाम चीजें जैसे मिटाई जा रही है। गांधी जो स्मृति भवन था, वहां से तमाम गांधी के पत्रों को हटा दिया गया है। तीन मूर्ति की क्या स्थिति होने जा रही है, ये किसी से दबी छुपी नहीं है, वहां से उन तमाम चीजों को हटाया जाए। मतलब एक नई तरीके से नई चीजें लोगों के दिमाग पे जो है छापी जा रही हैं, उनके सामने रखी जा रही हैं। मुझे लगता नहीं है कि लोग उन चीजों से बच पाएंगे जो ये सत्ता करना चाह रही है। मुझे ये लगता है कि ये सत्ता तमाम चीजें उन पे थोप देगी, क्योंकि चारों तरफ मीडिया, अखबार, मैगजीन, वही बातें, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, तो लोगों को लगने लगेगा यही सब कुछ सही है। इस बात का डर तो है, पर मैं इसके विरोध में एक ही बात कहना चाहूँगा कि भारतीय समाज में हमारी जो आज़ादी के आंदोलन के मूल्य हैं, जो संविधान के मूल्य हैं, वो एक तौर पे काफ़ी गहरे बैठे हुए हैं। अभी ये एक चुनावी समीकरण में हिंदू राष्ट्रवादियों ने एक ऐसे चुनावी समीकरण निकाले हैं, जिसमें संपत्ति का भी उपयोग है, जिसमें चालाकी का भी उपयोग है, जिसमें थोड़ी उनकी फॉलोइंग भी है, जिसके कारण वो जीत के आ रहे हैं। पर जहाँ तक भारतीय मानस का सवाल है, भारतीय मानस में अभी तक वो गांधी, नेहरू के मूल्य, सरदार पटेल के मूल्य, वो अभी भी ज़िंदा हैं। और जब तक हम भारतीय संविधान को ज़िंदा रखते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम एक सही इतिहास, अब सही इतिहास तो यही होता है कि जो हर हर दृष्टिकोण को सँभाले, अपने में हर दृष्टिकोण को सँभाले और तथ्यों के आधार पे, तार्किकता के आधार पे, वैज्ञानिक सोच के आधार पे। जी, आपको लगता है जो लोग इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, हाल फिलहाल के 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखते हुए उनके इतिहास में जाना चाहता हूँ। विज्ञान भवन में खड़े होकर आरएसएस के चीफ ने कहा कि जो है मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, उन्हें भी यहाँ आजादी से रहने का अधिकार है। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने गाजियाबाद में तो डीएनए की बात कर दी कि दोनों का डीएनए एक है, लेकिन वो ये बातें तो करते हैं, अपने इतिहास को वो खुद बदलने की बात नहीं करते। वो ये क्यों नहीं स्वीकार करते, वो खुले मन से क्यों नहीं कह देते हैं कि भैया अब हम नहीं मानते हैं सावरकर को, हम नहीं मानते हैं गोलवलकर को, हम उनके बताए रास्ते पे नहीं चलना चाहते हैं, हम आज के भारत में समाज को, सब लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं। तो आप
अपना इतिहास नहीं बदलना चाह रहे हैं और देश का इतिहास बदलने पे तुले हुए हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसे तो देखना बड़ा आसान है अगर हम गहराई से देखें तो, कि वो कहता है ना कथनी और करनी। कथनी और करनी में अगर आप भेद देखिए, तो आपको समझ जाएगा कि भागवत जी की जो कथनी है, उसमें करनी का कोई भाग नहीं है। जी, एक तरफ भागवत जी कहते हैं कि ये भी यहाँ के डीएनए का हिस्सा है और उसी तरफ वो सोम नाम का एक व्यक्ति पंजाब में बोलता है कि ये पाकिस्तानी किराएदार हैं, हम इनको अपना घर किराए पे नहीं देंगे, इनको यहाँ जी, से भगाना मुश्किल है। जी, और उसके प्रमोशन के रूप में उसको भाजपा का प्रवक्ता बना देते हैं जी, और जी। भाजपा हुँ, ये आरएसएस से गहरे तौर से जुड़ा हुआ संगठन है। बिल्कुल। और अब ये ऐसा है और वो ऐसे व्यक्ति को एमपी बनाते हैं जो कहती है कि गोडसे राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रभक्त रहेंगे। जी। अब इसको भी उन्होंने एमपी बनाया और हुँ, इस ये बात आप समझ लीजिए कि जी, बीजेपी जो है वो आरएसएस की एक संतान है। बिल्कुल। आरएसएस की एक संतान है और अगर आरएसएस चाहे तो इन चीज़ों को नियंत्रण कर सकता है। पर ये एक ही साथ 2 पहियों पे वो चलना चाहते हैं। एक हुँ, तरफ कथनी हुँ, बहुत शुद्ध बनने की कोशिश कर रहे हैं। भागवत जी का जी, यही योगदान है आरएसएस में। योगदान जो भी आप समझिए कि वो हुँ, भाषा को नम्र बना रहे हैं और हुँ, दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पे उन्होंने जो ताकतों को फैलाया है, हुँ, वो भी उतनी आक्रामक और भयंकर होती जा रही है और हुँ, उन लोगों को अवार्ड भी मिलता है। आप देखिए अभी एक ये जो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एक प्रमोशन हुआ, जी, उन्होंने वो नारा लगवाया था ना, देश के गद्दारों को। गोली मारो, जी। अब ठीक है, अब ये उन्होंने नारा लगवाया, उनका प्रमोशन हो गया। हुँ, तो इसमें क्या मतलब है? इसके हुँ, इशारे तो काफ़ी साफ कि हम हुँ, करेंगे तो वो ही, हुँ। पर बोलने में हम ऐसा दिखाएँगे जिससे हमको हमारी स्वीकार्यता बढ़े। जी, जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि एक तरफ चेहरा था अटल बिहारी वाजपेयी का, जो सॉफ्ट तरीके से बोलते थे और एक चेहरा उन्हीं के बगल में था, लाल कृष्ण आडवाणी का। जब 80 के दशक से ये लोग आगे बढ़ने शुरू हुए, तो दोनों ने अपने-अपने अलग-अलग चेहरे रख लिए। यही आरएसएस में आज मोहन भागवत कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी इतिहास की बात कर रहा हूँ, इसी के परिप्रेक्ष्य में एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। जब जर्मनी को हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ स्कूल में हिटलर को पढ़ाया जाता है और बच्चों को सिखाया जाता है कि इससे हमें शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। ये हमारा एक बुरा इतिहास था, इससे सबक लेके हमें अपने भविष्य को सुधारना है। क्या हमारे यहाँ ऐसा हो सकता है या आपको लगता है कि हम लोग परिपक्व हैं इतने? नहीं, अभी तो मुझे लगता है हम इतने परिपक्व नहीं हैं कि हम उतने आसानी से अपनी किताबों में नाथूराम गोडसे, सावरकर इनकी जो कृतियाँ थी, उनको आलोचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करें। अभी तो उल्टा अभी हम उल्टी गंगा बह रही है। उल्टी गंगा बह रही है मतलब जो हमारे भारतीय राष्ट्रवाद के विरोध में रहे हैं, उनका गौरवीकरण पहले से ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे जर्मनी ने जो परिस्थिति प्राप्त की है, उसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है कि हम नाथूराम गोडसे को पढ़ाएँ। पर जी, यही बताएँ कि उससे केवल 3 गोलियाँ चलाने के साथ-साथ उसका जो राष्ट्रवाद था वो कैसे गलत था, उसका जी। जो तरीका था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कितना विपरीत था, उसके हुँ, जो आरोप थे वो कितने गलत थे। इन हुँ, बातों को पढ़ाएँ तो उसका तो स्वागत होगा। हुँ, पर ये तो शर्म की बात है कि हमारी किताबों में उसका उल्लेख नहीं आता, केवल यही कह देते हैं कि महात्मा गांधी को एक पागल ने गोली मारी, क्योंकि जी, महात्मा गांधी को तो ये बताना ही पड़ता है। पर इस प्रकार से विस्तार में अगर हम हिंदू राष्ट्रवाद से मेरा हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है। हुँ, हिंदू राष्ट्रवाद एक अलग तरह की राजनीति है, जो एक सवर्ण मूल्यों को पूरे समाज पे थोपना चाहती है और मुसलमानों और क्रिश्चियंस को दुय्यम दर्जे पे डालना चाहती है। ये मेरी उसके बारे में समझ है और इन चीज़ों को अगर पढ़ाया जाए, तो हमारे समाज का बहुत विकास होगा। जी। बिल्कुल सही आपने आखिर में लाइन की कि जो हमारा इतिहास है, अगर हम उसी भई गाड़ी में जब हम चलाते हैं, पीछे का भी तो एक शीशा होता है ना और सामने देखते हुए चलना होता है। तो इतिहास के भी यही माने निकाले जा सकते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि इन लोगों में इतनी हिम्मत है कि आँखों में आँखें डालकर इन चीज़ों पर गौर कर सकें और इतिहास से कुछ सबक लेकर भविष्य को बेहतर कर सकें। ये इतिहास में ले आके लोगों को उलझा के अपनी सत्ता भविष्य में बनाए रखना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपने वक़्त दिया, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर।